धैर्य धानी को कमरे में लाकर बेड पर बैठा देता है, फिर उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है और उससे बोलने लगता है, धानी। धानी ने कहा, हूं तो। धैर्य ने कहा, तुम काफी देर से नीचे बैठी हुई थी, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। धानी फिर से हूं बोली और कसकर धैर्य के बाह को पकड़ लेती है। धैर्य ने कहा, कुछ बोलूं तुमसे धानी। धानी भी फिर से हूं करती है। फिर धैर्य धानी के बालों सहलाते हुए बोलना स्टार्ट करता है, देखो धानी, मैं जिस आसमान की बुलंदियों पर बैठा हूं, यूं ही नहीं बैठा हूं, इसमें दादू माँ भाई सबकी मेहनत है, और अब जब मैं इसे संभाल रहा हूं तो अब मुझे इसे गिरने से बचाना है। लेकिन तुम्हें पता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे गिराकर उस आसमान की बुलंदियों पर बैठना चाहते हैं, और उनमें से कितनों को तो मैं जानता भी नहीं हूं, और अगर जानता भी हूं तो बिना सबूतों के उसके साथ मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कितने लोग तो शेखावत खानदान से ही होंगे जो मुझे गिरा कर शेखावत अंपायर के प्रेसिडेंटशिप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी वो मौका नहीं मिला। पहले दादू और माँ ने उन्हें वो मौका नहीं दिया, और अब मैं उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देने वाला जिससे वो लोग शेखावत एम्पायर में घुस सके। तुम्हें पता है, वो लोग बस मेरी एक कमजोरी की तलाश में है कि कब उनके हाथ मेरी वो कमजोरी लगे और मेरी कमजोरी का फायदा उठा सके। और तुम मेरी वाइफ हो तो तुम एक तरह से मेरी कमजोरी भी हो, तो हो सकता है कि वो लोग मुझे नीचे झुकाने के लिए तुम्हें अपना जरिया बनाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाए। धानी धैर्य के बोलने से कि कोई धानी को जरिया बनाकर धैर्य को नीचे झुका सकता है। धानी धैर्य कंधे से अपना सर हटाकर धैर्य को देखने लगती है। धैर्य धानी के ऐसे देखने से उसके गाल को पकड़कर बोलता है, हाँ, कोई भी मुझे नीचे झुकाने के लिए तुम्हें अपना जरिया बना सकता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी कमजोरी नहीं ताकत बनना है, और मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहना है, ताकि कोई भी ना तो मुझे झुकाने के लिए तुम्हें अपना जरिया बना सके और ना ही तुम्हें कोई मुझसे अलग कर सके। तुम मेरी ताकत बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ी रहोगी, तुम रहोगी ना हमेशा मेरे साथ खड़ी। धानी हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगती है। धैर्य थोड़ा इम्पेशेंस होकर धानी के गाल को अपने हाथों में थाम कर धानी से पूछता है, धानी, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? धैर्य धानी से सवाल पूछते ही कुछ सोचने लगता है, और फिर अपने दिमाग को झटक कर धानी का चेहरा और जोर से थामते हुए उसे और भी ज्यादा इम्पेशेंस होकर बोलता है, नहीं नहीं जाओगी तुम मुझे छोड़कर, मैं तुम्हें मुझे छोड़कर जाने ही नहीं दूंगा। धैर्य अब थोड़ा इग्रेसिव होने लगता था और उसके हाथ धानी के गाल पर कसते जा रहे थे। धैर्य के फेस पर इस टाइम घबराहट देख धानी धैर्य का हाथ अपने गाल पर से हटाती है। जैसे ही धानी अपने गाल पर से धैर्य का हाथ हटाती है, धैर्य को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर से उसका दिल निकल लिया हो। लेकिन अगले ही पल धानी के एक्शन ने धैर्य को मानो एक पल में ही सारी खुशियां दे दी हो। धानी प्यार से धैर्य के चेहरे को अपने हाथों से पड़ती है, फिर बेड पर घुटनों के बल खड़ी होकर धैर्य के माथे को प्यार से चूमती है, फिर उसके एक गाल को चूमती है, फिर उसके दूसरे गाल को, फिर वैसे ही धैर्य के गाल को पकड़े हुए ही अपनी एक उंगली धैर्य के दिल की जगह पर रखती है, फिर वही उंगली अपनी दिल की जगह पर रखती है। तो धैर्य समझते हुए उससे बोलता है, तुम ये कह रही हो कि मेरा दिल तुम्हारे पास है? धानी हाँ में सर हिलाने लगती है। धैर्य जल्दी से धानी को अपने पास खींचकर अपने गले से लगा लेता है और बार बार उसका माथा चूमने लगता है। फिर धानी को अपने बाहों में देख रिलैक्स फील करते हुए उससे पूछता है, तुमने कुछ खाया है? तो धानी धैर्य के सीने में मुंह घुसाए ही ऊपर नीचे करने लगती है। धैर्य धानी को अपने गोद में उठाकर अच्छे से बेड पर लिटाता है और खुद भी उसको खुद में समेट कर लेट जाता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी देर सो जाओ। धानी भी धैर्य को पकड़कर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। धैर्य अपने मन में सोचता है, मैं जो इन प्यार मोहब्बत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज कुछ ही दिनों में इस लड़की से बेइंतहा प्यार करने लग हूं, और इसके मुझसे दूर जाने के नाम से ही मेरा दिल मुझे टूटता हुआ महसूस होता है। फिर धानी को देखता है जो किसी बच्चे की तरह उससे पूरी तरह से लिपट कर सोने में लगी थी। उसे देख मुस्कुराते हुए धैर्य धीरे से बोलता है, बस कुछ वक्त मेरा इंतजार करो। जिसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है उसे उसकी औकात दिखा दूं, फिर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच सच बताकर हमारे बीच की सारी दीवारें तोड़ हम एक हो जाएंगे। बस तब तक तुम मेरा इंतजार कर लो, फिर तुम्हें यूं तरसाऊंगा। नहीं, तड़प तो मैं भी रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, लेकिन मैं हमारे बीच आने वाले उन लोगों को हमारे रास्ते से हटा दूं, फिर तुम्हें कह पाऊंगा आई लव यू। धानी धैर्य धानी को आई लव यू बोल रहा था, और हमारी बेचारी धानी धैर्य के सीने से लगकर आराम से सोने में लगी थी। धैर्य आई लव यू धानी बोलकर उसके माथे को चूमता है तो धानी कुनमुनाने लगती है। तो धैर्य उसे देखता है और हंस कर कहता है, धैर्य बेटा, आज तक जाने कितने ही लड़कियों ने तुझे आई लव यू कहा होगा, लेकिन तुम जिसे आई लव यू कह रहे हो वो तो तेरे ही सीने से लगकर आराम से सोने में लगी हुई
है तेरे आई लव यू का कोई जवाब नहीं मिलने वाला है तुझे। और तेरे दिल की उसे तो कोई कदर ही नहीं है, देख कैसे तेरे ही सीने से लगकर सो रही है, क्या होगा धैर्य तेरा। धैर्य हंसते हुए ही धानी को कसकर पकड़कर वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। धैर्य तो धानी के सोने पर अपने प्यार का इजहार कर चुका था, लेकिन कोई और था जो अपने प्यार को देखने के लिए पागलों की तरह कार चला रहा था। उसने अब तक जाने कितने ही सिग्नल तोड़ दिए थे। हाँ जी, ये हमारे आमांश साहब हैं, जिनसे आकृति को देखने के लिए जरा भी सब्र नहीं हुआ और सिग्नल और ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए शेखावत मेंसन आ पहुंचे। शेखावत मेंसन के बाहर आमांश फुल स्पीड में लाकर अपनी कार रोकता है, जैसे वो कोई कार नहीं चला रहा हो बल्कि रॉकेट उड़ा रहा हो। कार के पीछे के दोनों टायर हवा में ऊपर उठ गए थे। आमांश वैसे ही कार से नीचे कूद जाता है और गेट कीपर की तरफ कार की चाबी उछालते हुए बोलता है, अंकल कार पार्क कर दीजिए, बोलते हुए भागते हुए ही अंदर चला जाता है, जैसे उसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। गेट कीपर कभी आमांश को देखता तो कभी कार को, फिर तभी कार धमकी आवाज के साथ नीचे गिर जाता है। गेटकीपर अपना सर हिलाते हुए बोलता है, ये आजकल के बच्चे हमेशा घोड़े पर सवार होकर आते हैं। आमांश अंदर जाकर इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगता है, लेकिन वो जिसे ढूंढ रहा था वो उसे कहीं नहीं दिखती है। लेकिन संजना जी उसे देख उससे बोलती है, आमांश वहां क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आओ। आमांश हड़बड़ाते हुए बोला, जी आंटी, बोलकर अंदर जाकर फिर से चारों तरफ देखने लगता है। संजना जी क्या देख रहे हो? वो आंटी धैर्य को देख रहा था, वो कहाँ है? आमांश बेचारा क्या ही बोलता, उसे तो अपनी किस गर्ल का नाम तक नहीं पता था, तो उसने धैर्य का ही नाम ले लिया। संजना जी बोली, धैर्य वो तो अपने कमरे है। आमांश इतना सुनते ही ऊपर धैर्य के कमरे की तरफ भाग जाता है और संजना जी उसे ऐसे जल्दीबाजी में ऊपर की तरफ भागते देख ही सोचती है कि शायद धैर्य के केस से जुड़ी कोई बात हो सकती है। बोलते हुए संजना किचन की तरफ चली जाती है। आमांश ऊपर तो आ जाता है, लेकिन अब वो सोच रहा था कि उसकी किस गर्ल उसे कहाँ मिलेगी। आकांक्षा जो नीचे की ओर जा रही थी, वो आमांश को देख पूछती है, भाई क्या हुआ आपको? आकांक्षा क्या तुमने? आमांश बोलते बोलते चुप हो जाता है। अब उसे उसकी किस गर्ल का नाम तो पता था नहीं, तो बेचारा पूछता तो पूछता कैसे? क्या भाई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। वो लड़की कौन थी? लड़की कौन सी भाई? अरे यार, वो उस दिन पार्टी में जो लड़की रोमी के साथ डांस कर रही थी, वो कहाँ है? आमांश हिचकिचाते हुए पूछता है। अच्छा, आकृति दी। आकांक्षा आकृति का नाम तो लेती है, लेकिन आमांश इतना नर्वस था कि उसने आकांक्षा की बात पर ध्यान ही नहीं देता है। हाँ, वो लड़की का कहाँ है? वो तो उस कमरे में है। आकांक्षा एक कमरे की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके बताती है और वहां से नीचे चली जाती है। आमांश अपना सर खुजाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन आकांक्षा ने उसे कौन सा कमरा बताया था, वो कमरे को लेकर वो कंफ्यूज हो रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी किस गर्ल एक कमरे से निकलकर अपने फोन में सर घुसाए उसी की तरफ चली आ रही थी। आमांश के फेस पर 440 वॉलेट की चमक आ जाती है। उसे देखकर वो वैसे ही अपने फेस पर चमक लिए उसे देखते रहता है। फिर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसके सबसे करीब जो कमरा रहता है उसमें घुस जाता है। उसकी किस गर्ल अपना सर तो फोन में घुसाए चल रही थी, तो उसे कैसे पता चलता कि उसका हीरो उसका कौन से कमरे में वेट कर रहा है? आकृति कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक हाथ उसे एक कमरे के अंदर खींच लेता है। उसके हाथ से फोन छुटकर वही कमरे के डोर पर गिर जाता है। आकृति सीधे जाकर आमांश के सीने से सट जाती है। आकृति घबरा जाती है कि उसे ऐसे किसने खींचा। वो तो अब तक शेखावत मेंशन में कौन कौन रहता है ये भी नहीं जान पाई थी। वो जैसे चिल्लाने को मुंह खोलती है, उसकी कान में हल्की मगर मदहोशी भरी आवाज में आमांश बोलता है, डोंट साउट में हूँ। आकृति जैसे ही उस आवाज को पहचान जाती है, उसने जो डर से उसको गिरने से बचने के लिए पकड़ा था, वो हाथ पीछे ले जाकर कसकर उसके गर्दन को पकड़कर उसके सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आमांश अपनी किस गर्ल के खुद से गले लगने से खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके रोने से घबरा भी जाता है कि उसे क्या हो गया और वो ऐसे जोर जोर से क्यों रो रही है। अगर किसी ने उसकी रोने की आवाज सुन ली तो उसे ही लड़की छेड़ रहा है बोलकर कूटने लगेंगे। आमांश आकृति को खुद से अलग करता है, लेकिन खुद से उसे दूर नहीं करता है। आमांश एक हाथ से उसके कमर को पकड़े रहता है और दूसरे हाथ से उसके गाल से बह रहे आंसू को साफ कर उससे पूछता है, ओ मेरी किस गर्ल, क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हो? अगर कोई तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर यहाँ आ गया तो मुझे डालो या आमांश सिसोदिया को ही लड़की छेड़ने के जुर्म में जेल भेज देगा। तुम चाहती हो मैं जेल जाऊं? आकृति रोते हुए ही आमांश के सीने पर 4-5 घुसे मारते हुए बोलती है, तुम गंदे हो, तुम बहुत बहुत गंदे हो, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। तुम आकृति आगे कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि आमांश आकृति के होठों को अपने होठों से बंद कर देता है और उसे डीप किस करने लगता है। आकृति
आमाक्ष के इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो देखती है कि पिछले 5 सालों से जिस आदमी के बाहों में जाने के लिए वो तड़पती थी, रातों को आंसू बहाती थी, वही आदमी अभी उसे अपनी बाहों में समेट कर किस कर रहा है। आकृति तो खुद भी इस आदमी के प्यार के लिए तरस रही थी। आकृति अपने हाथ आमाक्ष के गर्दन के पीछे ले जाकर उसके बाल सहलाने लगती है और वो भी अपनी आंखों को बंद कर उसे किस करने लगती है। आकृति का किस में साथ पाते ही आमाक्ष और वाइल्ड हो जाता है और उसे किस करते हुए ही उसके होंठ को काट लेता है। आकृति एक आह भरते हुए उसे धक्का देकर खुद से दूर करने लगती है, लेकिन आमाक्ष उसके कमर को कसकर भींचते हुए पकड़ लेता है। नाना मेरी किस गलब, मुझसे दूर मत जाना, बहुत तड़पाया है तुमने, ये उसी की सजा है। फिर आमाक्ष आकृति के होठों से रिस रहे खून को लीक करने लगता है। आकृति कुछ नहीं बोलती है, बस आमाक्ष को देखने लगती है। आज आंखें तो आमाक्ष की भी नम थी। इतने दिनों बाद अपने प्यार को अपनी बाहों में भरकर आमाक्ष आकृति को अपने गोद में उठाकर कमरे में रखे काउच पर जाकर बैठ जाता है और अच्छे से एडजस्ट कर आकृति को अपने गोद में ही बैठा लेता है। आमाक्ष आकृति से बोलता है, तुमने उस दिन कहा था तुम मुझे नहीं जानती, तुम्हें हमारी पहली किस याद नहीं, हमारा तुम्हें एक होना याद नहीं, क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं जब हम मिले थे? आमाक्ष धीरे धीरे आकृति के गले को अपने होंठों से सहलाने लगता है, फिर मदहोशी भरी आवाज में आकृति से बोला, बोलो ना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और धीरे धीरे रुक रुक कर आकृति के गले में चूमने लगता है। आकृति जो आमाक्ष की इस हरकत से सहने लगी थी, उसकी मदहोशी भरी आवाज सुन खुद भी मदहोश हो रही और आमाक्ष का सवाल सुनते ही कि क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं जब हम मिले थे? उस दिन को याद कर आकृति मुस्कुराने लगती है, लेकिन कुछ ही पल में उसकी वो मुस्कुराहट कड़वाहट भरी मुस्कान में बदल जाती है जब उसे याद आता है कि उन्हीं 5 दिनों में उसकी माँ ने ऑलमोस्ट धानी को मार ही दिया था। आकृति खुद में बड़बड़ाती है, मैं वो 5 दिन कैसे भूल सकती हूँ? उन्हीं 5 दिनों में तो मैंने अपनी माँ से माँ बेटी के सारे रिश्ते खत्म कर दिया था, सिर्फ नाम का रिश्ता रह गया था। जो आमाक्ष सुन तो लेता है, लेकिन वो उस बारे में आकृति से कुछ बोलता नहीं है। बताओ ना, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात और हमारी पहली किस याद नहीं है? आकृति ने कहा, हाँ मुझे याद है। आकृति आमाक्ष के कंधे पर अपना सर रख देती है और उन 5 दिनों को याद करने लगती है जब वो आमाक्ष से मिली थी। फ्लैशबैक 5 साल पहले आकृति जो एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज की स्टूडेंट थी, एक दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसके प्रोफेसर उसे बताते हैं कि लंदन में फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड सेमिनार अगले 5 दिनों तक होने वाली है और कॉलेज ने उस सेमिनार में जाने के लिए उसका नाम सिलेक्ट किया है। आकृति उसका नाम सिलेक्ट हुआ है ये सुनकर खुश हो जाती, लेकिन तुरंत ही उसकी खुशी गायब भी हो जाती। उसके प्रोफेसर उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता देख उससे पूछते हैं, क्या हुआ आकृति, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? आकृति बोली, सर वो बात नहीं है, आई एम ग्लेड कि कॉलेज ने इतने सारे स्टूडेंट में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन सर मैं लंदन नहीं जा सकती। प्रोफेसर आकृति की बात सुन चौंक जाते हैं। प्रोफेसर हैरान होते हुए बोले, लेकिन क्यों आकृति? तो आकृति उन्हें धानी के बारे में बताती है कि उसकी छोटी बहन है जो बोल नहीं सकती है और अगर वो लंदन चली भी जाती है तो वहाँ वो फोकस नहीं कर पाएगी और बस अपनी बहन के बारे में ही सोचती रहेगी। प्रोफेसर आकृति को समझाते हुए कहते हैं, देखो आकृति, ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को बार बार नहीं मिलती है, तो तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। मैं तो कहूंगा कि तुम्हें एक बार जाकर देखना चाहिए और अगर तुम डिसाइड कर लो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आकृति प्रोफेसर की बातों को सोचते हुए घर आ जाती है। आज का पूरा दिन उसका सिर्फ उसके प्रोफेसर के बातों पर ही लगा रहता है, जिससे वो जो भी काम करती सब सही करने के जगह बिगाड़ देती। धानी जो आकृति के डिजाइन बनाने में हेल्प कर रही थी, आकृति उसे भी खराब कर देती है। तो धानी गुस्सा करते हुए आकृति को अपनी 2 उंगली से आंखों को दिखाती है, फिर आकृति को वो डिजाइन दिखाती है जैसे बोल रही हो कि ये देखिए आपने सब खराब कर दिया। तो धानी आकृति के फेस को देख उससे पूछती है कि क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? तो आकृति उसे उसके कॉलेज की तरफ से लंदन जाने वाली बात बता देती है, जिसे सुन धानी खुशी से आकृति को पकड़कर गोल घुमाने लगती है, फिर उसके फेस को पकड़कर अपनी हथेली को खोल फिर बंद करके दिखाती है कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आपको तो खुश होना चाहिए। आकृति धानी से बोली, मैं तुम्हें इन लोगों के बीच अकेले कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? धानी अपना हाथ दिखाकर रुकने को बोलती है, फिर पेपर और पेन लेकर कुछ लिखने लगती है, फिर लिखकर वो पेपर आकृति को देती है। आकृति पढ़ती है तो धानी ने उस पेपर पर लिखा था, दीदी आप घर पर नहीं रहते हो तब भी तो वह लोग मुझे परेशान करते हैं ना, तो थोड़ा और सही आप जाओ, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है, आपको मिला है तो आप मेरे वजह से इसे छोड़ना चाहते हो तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो आप जाओ, मैं सही से रहूंगी। धानी के समझाने से आकृति
जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे पता था उसकी माँ कभी भी उसके लिए कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि जब से आकृति धानी का ध्यान रखने लगी थी तो कामिनी कई बार आकृति को धानी से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना, दिल से बने पाक रिश्ते खून के रिश्ते को फीका कर देती है। वही आकृति और कामिनी के बीच होता है तो कामिनी आकृति को पैसे देना बंद कर देती है। आकृति अपने डिजाइनर्स को बेचकर अपना और धानी का ऊपरी खर्चा चलाती थी तो आकृति भी मान जाती है और आकृति अपने प्रोफेसर को फोन कर अपने जाने की बात कंफर्म करती है। फिर दोनों बहनें पैकिंग करने लगती है। आकृति जाने से पहले धानी को अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है और कामिनी से भी रिक्वेस्ट करती है कि नेहा और वो उसके ना रहने पर धानी को परेशान ना करे। फिर आकृति धानी से गले मिल घर से निकल जाती है। लंदन पहुंचकर जिस कंपनी ने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था उन्हीं की तरफ से होटल और टोटल चीजें भी अलॉट हुआ था, तो आकृति को इन सब चीजों का टेंशन नहीं था। उसे बस धानी की फिक्र होती थी कि वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। आकृति अपना 4 दिन का सेमिनार जैसे तैसे पूरा करती है। आकृति ने इस सेमिनार में बहुत कुछ सीखा था जो वो धानी को बताना चाहती थी, लेकिन जब भी वो अपने घर फोन करती थी तो कभी नेहा तो कभी कामिनी उसे डांट कर तो कभी बातें सुनाकर फोन रख देती, लेकिन धानी से उसे बात करने नहीं देती थी। 5वें दिन सेमिनार का आखिरी दिन था तो आकृति बहुत खुश थी कि वो अपनी धानी के पास वापस चली जाएगी और उसे वो सब जो उसने यहाँ पर सीखा था। आकृति सेमिनार अटेंड करने जाती है। आज होटल में एक शादी भी थी जिसकी वजह से होटल में आज बहुत ज्यादा ही भीड़ बढ़ी हुई थी। होटल के फ्रंट साइड में सेमिनार हो रही थी तो बैक साइड में शादी हो रही थी। आकृति ने एक डिजाइनर ड्रेस पहना था जिसका गला डीप था और आगे से उसके हल्के हल्के क्लीवेज भी दिख रहे थे, जिससे कुछ लड़के आकृति को लस्ट से भरी निगाहों से देख रहे थे। सेमिनार खत्म होते होते रात के 9 बज गए थे तो आकृति सबसे मिलकर खाना खाने जाती है जहां वो लड़के भी होते हैं। वो लड़के आकृति के पास जाकर उसे अप्रोच करते हैं, लेकिन आकृति जो जल्दी से जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में जाना चाहती थी वो उन लड़कों पर ध्यान नहीं देती है, जिससे उन लड़कों का ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो लोग जूस में कुछ मिलाकर वेटर से आकृति को देने के लिए बोलते हैं और देखते रहते हैं कि आकृति जूस पीती है या नहीं। वेटर जूस ले जाकर आकृति को देता है और वहां से चला जाता है। जब आकृति वो जूस पी लेती है तो सब लड़के एक दूसरे को थम्स अप दिखाते हैं और आकृति का वहां से जाने का वेट करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता है कि उनकी ये हरकतें कोई देख रहा था और वो और कोई नहीं आमांश था जो यहाँ अपनी फैमिली के साथ इस होटल में हो रही शादी अटेंड करने के लिए आया होता है। आकृति थोड़ी देर तक तो सही से रहती है, लेकिन फिर उसका सार और उसकी आंखें भारी होने लगती है। आकृति अपना सर पकड़कर कुछ देर के लिए टेबल पर ही बैठी रहती है, फिर अपने टेबल से उठती है और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। आमांश ने अब तक आकृति का सिर्फ साइड फेस ही देख था, पूरा चेहरा नहीं देख पाया था। वो लड़के जब आकृति को अपने टेबल से उठते देखते हैं तो उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन आमांश उनके आगे आकर उनको आकृति के पीछे जाने से रोक लेता है और उन्हें धमकी देता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी अभी किया है वो आमांश ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और वो वह वीडियो पुलिस को दे देगा। तो वह लड़के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जब आमांश आकृति को देखता है तो वो वहां नहीं थी तो आमांश उसे ढूंढने लगता है तो उसे आकृति लड़खड़ाते हुए एक वेटर से टकराती हुई दिखती है और आकृति जैसे गिरने को होती है तब आमांश जल्दी से जाकर आकृति को बाह से पकड़कर संभाल लेता है। तब जाकर आमांश आकृति का पूरा फेस देखता है और देखता ही रह जाता है। आमांश को अपने बाहों में झूलती हुई लड़की से पहली नजर का प्यार हो जाता है। आकृति अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे की ओर जा रही थी, लेकिन सामने से आ रहे वेटर से टकरा जाती है और गिरने लगती है। आमांश जो आकृति को ही ढूंढ रहा था, जब उसकी नजर आकृति पर जाती है तो वो देखता है आकृति एक वेटर से टकरा गई और गिरने वाली है। आमांश जल्दी से जा कर उसे उसके बाह से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे आकृति आमांश की बाहों में झूल जाती है। आमांश जिसने अब तक आकृति का साइड फेस ही देखा था वो आकृति का पूरा फेस देखता है तो देखता ही रह जाता है। आमांश देखता है कि उसकी बाहों में झूलती लड़की का छोटा सा चेहरा है, छोटे और पतले होंठ है जो बार बार फड़फड़ा रहे हैं जैसे उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो उसे ही टिमटिमाते हुए देख रहे हैं। आमांश को अपने बाहों में झूल रही लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब तक वो इसी लड़की के इंतजार में सिंगल था। उसे अपने बाहों में झूलती लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया था। आमांश उसे एक झटके में अपने गोद में उठा लेता है तो आकृति उसके कान के करीब आकर अपने कपकापाते होंठों से उसके कान में बोलती है, हेल्प मी प्लीज, मुझे गर्मी लग रही है। आमांश जब उसके मुंह से गर्मी लग रही है सुनता
है तो उसे समझते देर नहीं लगती है कि उसे गर्मी क्यों लग रही है। आमाक्ष रिसेप्शन पर कॉल कर जल्दी अपने कमरे में एक डॉक्टर को भेजने के लिए बोलता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जब आकृति आमाक्ष के कान में ये बोल रही थी तो बार बार उसके होंठ आमाक्ष के कान से सट रहे थे, जो आमाक्ष के अंदर हलचल पैदा कर रहे थे। अपने हाथ को गोल गोल घुमा रही थी और अपने पैरों को चला रही थी जैसे वो खुद ही चल रही हो। आकृति अपनी एक उंगली से आमाक्ष के फेस को टच कर फिल कर रही थी। वो कभी उसके होंठों को छूती तो कभी उसके आंखों के पालकों को तो कभी उसके लंबे नाक को अपनी उंगली से टेप करने लगती। आकृति अपनी उंगली आमाक्ष के पूरे फेस पर चला रही थी और वैसे ही अपनी उंगली उसके फेस पर चलाते हुए ही उससे बोलती है, तुम ना बिल्कुल उसके जैसे लगते हो। आमाक्ष आकृति को देखते हुए उससे पूछता है, उसके जैसा? किसके जैसा? आकृति आमाक्ष के फेस को पकड़कर उससे बोलती है, अरे तुम ना उसके जैसे लग रहे हो जिसका मुझे इंतजार है, जिसे मैं प्यार कर सकूं। आकृति बोलते हुए बहुत क्यूट फेस बना रही थी जिसे देख आमाक्ष को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आमाक्ष जो आकृति को अपने गोद में लिए हुए था, उसे आकृति की बॉडी गर्म होती फील होने लगती है। अब आकृति भी खुद के अंदर गर्मी फील करने लगी थी तो वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगती है। आमाक्ष जब आकृति को कपड़े उतारने की कोशिश करता देखता तो उसे मना करने लगता है, लेकिन अब आकृति कहाँ किसी सुनने वाली थी। आकृति अपने ड्रेस को अपने कंधे से नीचे कर देती है। आमाक्ष अब फुल स्पीड में अपने कमरे की ओर जाने लगता है। थोड़े ही देर में आमाक्ष अपने कमरे के डोर पर पहुंच जाता है तो जल्दी से डोर ओपन कर अंदर जाता है और आकृति बेड पर बैठा देता है। आमाक्ष आकृति की ड्रेस सही करता है, लेकिन आकृति बार बार अपनी ड्रेस पूरा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्रेस के बेग पर हुक होने से आकृति उसे खोल नहीं पा रही थी। तभी डोर पर नॉक होता है। आमाक्ष डोर ओपन कर देखता है तो डोर पर एक होटल स्टाफ के साथ एक लेडी खड़ी होती है। आमाक्ष साइड हटता है और डॉक्टर को अंदर आने के लिए बोलता है। आकृति जो अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी, डॉक्टर को देख आमाक्ष के गले से लग जाती है और डॉक्टर को जाने के लिए बोलती है तो आमाक्ष उसे समझाता है और डॉक्टर को उसे देखने देने के लिए बोलता है। तो आकृति आमाक्ष की बात मान जाती है, लेकिन वो अभी भी अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर उसे वैसे ही एग्जामिन करती है और एक इंजेक्शन लगाती है। फिर आमाक्ष से डॉक्टर बोलती है, सर मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बस अब इंजेक्शन इन पर जल्दी असर करे, नहीं तो आमाक्ष नहीं तो क्या? डॉक्टर एक बार आकृति को देखती है जो अभी भी अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर आमाक्ष से बोलती है, सर आपकी वाइफ को ड्रग का काफी हैवी डोज दिया गया है, वो भी अल्कोहल के साथ मिक्स करके, इसलिए इन पर डबल असर हो रहा है। ड्रग अपना काम कर रहा है और अल्कोहल अपना, इसलिए जो ये चाहती है अगर इन्हें वो नहीं मिला तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर मैंने जो इन्हें इंजेक्शन दिया है वो इन्हें बस कुछ देर के लिए ही संत कर पाएगी और फिर ड्रग और अल्कोहल अपना असर दिखाने लगेगा, लेकिन अगर ये जल्दी सो जाती है तो सब ठीक रहेगा, या फिर इनकी बॉडी ठंडी रहती है तो भी सब ठीक हो सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपकी वाइफ को जल्दी नींद आ जाए या किसी भी तरह से इनकी बॉडी ठंडी हो जाए, नहीं तो आप उन्हें वो दे दीजिए जो ये चाहती है। बोल डॉक्टर होटल स्टाफ के साथ वहां से चली जाती है। आमाक्ष आकृति को देखता है जिसकी आंखें इंजेक्शन के असर से बंद हो रही थी। आमाक्ष कमरे की एसी टेम्परेचर माइनस में कर देता है ताकि कमरा कम टाइम में जल्दी ठंडी हो सके। आमाक्ष आकृति के पास बैठ उसके फेस को निहारने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है, मिस किस गर्ल, आई होप के मेरे साथ साथ तुम्हारा भी ये पहली बार होगा। तभी उसका फोन रिंग करता है। फोन आमाक्ष की मॉम का था। आमाक्ष बालकनी में जाकर बात करता है, लेकिन फोन बजने की आवाज से आकृति जो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही थी वो फिर से जाग जाती है। आमाक्ष जब बालकनी में अपनी मॉम से बात कर रहा होता है तब आकृति बेड से उठकर जाकर आमाक्ष को पीछे से हक कर लेती है। तब तक आमाक्ष फोन डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे आमाक्ष की मॉम को आमाक्ष का किसी लड़की के साथ होने का पता नहीं चलता है। आमाक्ष आकृति के ऐसे हक करने से आमाक्ष आगे घूम आकृति को अपने गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर चला जाता है और शावर ऑन कर उसे पकड़कर खड़ा हो जाता है, जिससे दोनों ही भीगने लगते हैं। पानी में भीगने से आकृति की ड्रेस आकृति की बॉडी से चिपक जाती है और आकृति की पूरी बॉडी रिवील होने लगती है। अब तो आकृति की परफेक्ट बॉडी को देख आमाक्ष को भी अपने अंदर गर्मी का एहसास होने लगता है। उसकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगी थी आकृति अपने अंदर की
गर्मी को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी आकृति आमाक्ष को कसकर पकड़कर उसे किस करने लगती है। अब तो आमाक्ष से भी आकृति की बिगड़ती हालत देखी नहीं जा रही थी। आमाक्ष खुद को अब आकृति के हाथ सौंप देता है। आकृति उसके साथ जो मर्जी वो कर सकती है, वो आकृति से कुछ नहीं कहेगा। आखिर ये वो लड़की है जिससे उसे पहली नजर का प्यार हुआ है। आकृति पर ड्रग और अल्कोहल दोनों अपना असर करना स्टार्ट कर चुकी थी। आकृति आमाक्ष को वाइल्ड होकर किस कर रही थी, साथ आमाक्ष के कपड़े भी उतर रही थी। आमाक्ष आकृति को उसके चेस्ट के बल बाथरूम के वॉल से सटा देता है और उसकी ड्रेस की हुक को अपने मुंह से खोल उसकी पूरी पीठ पर अपने होंठों को फेरने लगता है। आमाक्ष के ऐसे किस करने से आकृति की बॉडी सहने लगी थी। आमाक्ष आकृति की बॉडी से उसके ड्रेस को पूरा निकल कर फेंक देता है, फिर अपने पूरे कपड़े भी उतर देता है। आकृति को हक कर उसे वाइल्ड किस करने लगता। जब दोनों की बॉडी बिना कपड़ों के आपस में टच करती है तो दोनों के ही बॉडी में आग लग जाती है और उस आग को बुझाने का एक ही रास्ता था, दोनों का एक हो जाना। आमाक्ष आकृति को अपने बाहों में उठा बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और आकृति को बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर साइड में स्विच को ऑफ कर देता है और एक काम रोशनी वाली बल्ब ऑन कर देता है। लेकिन अगले ही पल आकृति आमाक्ष के ऊपर आकर उसके पूरे बॉडी को किस करने लगती है। आकृति के हाथ आमाक्ष को टटोल रहे थे और आमाक्ष के हाथ आकृति के बॉडी के हर एक पार्ट को बड़े हशरत से छू रहे थे। आमाक्ष एक झटके में आकृति को अपने नीचे कर उसके ऊपर आ जाता है और उसमें एंटर करने लगता है तो आकृति के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है, जिसे सुन आमाक्ष जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में रुक जाता है और आकृति को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर आंसू और दर्द साफ दिख रहे थे। आकृति के चीखने से आमाक्ष को ये तो पता चल गया था कि आकृति अब तक वजन थी और अब सिर्फ और सिर्फ उसकी है और उसकी ही रहेगी। आमाक्ष आकृति की आंखों के कोनों से उसके आंसू पीने लगता है और धीरे धीरे आकृति को प्यार करने लगता है। अब आकृति भी आमाक्ष की आंखों में देखते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसका पूरा साथ देने लगती है। आकृति का साथ पाकर आमाक्ष को पूरे आवेग में प्यार करने लगता और आकृति उसके प्यार में खोने लगती है। उनका ये प्यार का सफर करीब 4-5 घंटे तक चलता रहा, जिससे आकृति बुरी तरह से थक जाती है, लेकिन आमाक्ष अभी भी एनर्जेटिक लग रहा था। आमाक्ष अब आकृति के ऊपर से हटकर बेड पर लेट जाता है और आकृति को चादर में अच्छे से कवर कर अपने ऊपर कर उसके माथे को चूमता है और हल्के हल्के बोलता है, अभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन कल सुबह तुम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी। कल ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। आमाक्ष सब बोल तो रहा था, लेकिन आकृति ये सब सुन नहीं पाती है, क्योंकि वो तो आमाक्ष के हार्डली प्यार करने से थक कर सो गई थी। अगली सुबह आमाक्ष की नींद उसके फोन के रिंग से खुलती है। आमाक्ष साइड टेबल से अपना फोन उठाता है और उसे साइलेंट कर देता है ताकि उसकी लगातार आ रही आवाज से कहीं आकृति जग ना जाए। आमाक्ष अपने ऊपर सो रही लड़की को देखता है और प्यार से उसके माथे पर किस करता है। उसके किस करने से आकृति अपनी आंखें खोलती है, मुस्कुराते हुए आमाक्ष को देखती है, फिर उसे पकड़कर सो जाती है। आमाक्ष थोड़ी देर वैसे ही रहता है, जब देखता है कि आकृति सो गई है तब जाकर वो आराम से आकृति को बेड पर सुलाता है, फिर खुद उठकर बाथरूम जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है और रिसेप्शन पर कॉल करके अपने और आकृति के लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट मंगवाता है और फिर अपने असिस्टेंट को कॉल कर अपने और आकृति के लिए कपड़े लाने के लिए बोल कॉल कट कर देता। थोड़ी ही देर में उनका ब्रेकफास्ट आ जाता है और उसका असिस्टेंट भी उनके कपड़े ला कर दे देता है। आमाक्ष सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए सुकून से सो रही आकृति को देखने लगता। उसे देखते ही आमाक्ष के फेस पर बड़ा स्माइल आ जाती है। तभी एक बार फिर उसका फोन रिंग करने लगता है। इस बार फोन उसकी बहन का था, जो उसे घर जाने के लिए पूछने के लिए फोन कर रही थी। आमाक्ष उसे बाहर आता हूँ बोल फोन काट देता है और अपने कपड़े पहन सोती हुई आकृति को देखता है और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही आकृति की नींद भी खुल जाती है। जब वो उठने की कोशिश करती है तो उसके पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है, खासकर उसके कमर के निचले हिस्से में। ले आकृति चादर हटाकर देखती है और खुद को बिना कपड़ों का देखो, चादर पर खून लगा देखो, शर्माने लगती है और कल रात की बात को याद करने लगती है। उसे जैसे जैसे कल रात की बात याद आने लगती है, साथ ही अपने और आमाक्ष के इंटीमेट सीन्स याद कर उसका चेहरा गर्म होने लगता है और वो बुरी तरह से शर्माने लगती है। फिर चारों तरफ आमाक्ष को ढूंढने लगती है, लेकिन आमाक्ष उसे
कहीं नहीं मिलता है तो वो चादर से खुद को अच्छे से कवर कर बाथरूम में जाती है और एक हॉट शावर लेती है जिससे उसके बॉडी को थोड़ा आराम मिलता है। आकृति शावर लेने के बाद बाथरॉब पहन कमरे में आती है तो अपने लिए कपड़े देख खुश हो जाती है। सामने ही उसे ब्रेकफास्ट रखा भी मिलता है। आकृति ब्रेकफास्ट करती है और अब उसे आमांश को देखने का मन कर रहा था तो वो आमांश को देखने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। कॉरिडोर पर आगे चलते हुए ही लॉबी में आमांश उसे मिल जाता है जो एक लड़की को गले से लगाए आई लव यू बोल रहा था। आमांश के कमरे से जाते ही आकृति अंगड़ाई लेते हुए उठती है और उठकर बेड पर बैठने लगती है, लेकिन उसके बैठते ही उसे अपने बॉडी पर एक तेज दर्द होता है, खासकर उसके कमर के निचले हिस्से में, जिससे आकृति अपनी आंखों को बंद कर उस दर्द को सहने की कोशिश करती है। आकृति खुद में बड़बड़ाने लगती है, मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी जिसके बारे में मुझे याद नहीं है। आकृति देखने के लिए कि उसे कहाँ चोट लगी है, चादर को एक झटके में अपने ऊपर से हटा देती है और अपनी हालत देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे अभी निकलकर बाहर आ जाएगी। आकृति फिर जल्दी से चादर से खुद को ढक लेती है, फिर हल्का चादर उठाकर देखती है बेड सीट पर खून के धब्बे होते हैं और उसके बॉडी पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। आकृति अपने दिमाग में जोर देकर याद करने की कोशिश करती है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, तो उसे आमांश का चेहरा याद आता है, फिर उसका उसे अपनी बाहों में संभालना, उसे किस करना और फिर उसका उसके साथ वाइल्ड होकर इंटीमेट होना, सब आकृति को धीरे धीरे याद आ जाता है। आकृति को जैसे अपने और आमांश की इंटीमेट होना याद आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सामने एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म में इंटीमेट सीन चल रहे हैं। आकृति को अब अपना चेहरा गर्म होता महसूस हो रहा था। आकृति आमांश को कमरे में चारों तरफ देखती है, लेकिन आमांश उसे कहीं नहीं दिखता है। आकृति, आप कौन हैं और आप अभी कहाँ हैं? मुझे आपको देखना है, आपका छूना गंदा क्यों नहीं लग रहा है? मुझे आपको याद कर मुझे खुशी हो रही है, आपका दिया ये दर्द मुझे अच्छा और मीठा सा एहसास दिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप मेरे आसपास ही है। आकृति आमांश के बारे में सोचते हुए मुस्कुराते हुए चादर को अपने बॉडी पर लपेटकर बेड से उठती है और बालकनी की तरफ जाने लगती है। आकृति को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आकृति बालकनी का डोर ओपन कर वहां देखती है पर आमांश वहां भी नहीं था। आप कहाँ हो, सोचते हुए आकृति पीछे मुड़ती है तो सोफे के पास टेबल पर वो एक पेपर बैग और नाश्ते का ट्रे देखती है, तो आकृति जाकर उस पेपर बैग को उठा लेती है और उसमें देखती है जिसमें उसके लिए एक खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी होती है। फिर आकृति टेबल पर रखे ट्रे के ऊपर से ढक्कन हटाकर देखती है, उसमें 2 लोगों के लिए नाश्ता रखा होता है और 2 कॉफी का कप होता है, जिसमें से एक खाली था और एक कप का कॉफी ठंडा हो गया था। आकृति, आपने नाश्ता नहीं किया? आकृति उस साड़ी को लेकर बाथरूम में चली जाती है। आकृति बाथरूम में देखती है उसकी जरूरत की सभी चीजें वहां पहले से ही रखे हुए हैं और हल्के गुनगुने पानी से बाथटब भी भरा हुआ था। आकृति सब देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती है और अपने बॉडी से चादर हटाकर पानी से भरे बाथटब में बैठ जाती है। थोड़ी देर वो अपनी आंखें बंद कर आमांश का उसको किस करना, उसके पूरे बॉडी को छूना और उसको प्यार करना याद कर खुश होने लगती है। फिर बाथटब से बाहर आकर शावर लेने के लिए शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। आकृति शावर ले ही रही थी कि उसकी नजर बाथरूम में लगे बड़े से मिरर में जाती है, जहाँ वो खुद को बिना कपड़ों के देखती है और उसके बॉडी में आमांश के दिए लव बाइट को देखती है जो अब हल्के पड़ गए थे। आकृति मिरर में घूम घूम कर अपने बॉडी को देख कर कहती है, आपने मुझे कटा, आप मिलिए फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं भी आपको काटूंगी। आकृति अपने बॉडी पर आमांश के दिए लव बाइट को छूते हुए मुस्कुराने लगती है, फिर जल्दी ही नहा कर साड़ी पहनकर बाथरूम से बाहर निकल आती है। आकृति आमांश के दिए सभी चीजें पहन लेती है। आमांश ने आकृति के लिए उस पेपर बैग में साड़ी के साथ ज्वेलरी भी रखे थे। आकृति सोफे पर बैठकर आमांश का वेट करने लगती है, लेकिन उसे वेट करते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन आमांश नहीं आता है। अब आकृति को जोर से भूख भी लगने लगता है, लेकिन वो अकेले ना खाकर आमांश का वेट करने का सोचती है, फिर उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है। आकृति खुद से ही बोली, मुझे तो आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप कौन है, कहाँ है, अभी मैं आपको कहाँ ढूंढूं, आप मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। आकृति खुद में ही बातें करते हुए नीचे लॉबी में आ जाती है और वहां का सीन देख आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आकृति अपने आगे देखते हुए कहती है, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? वो प्यार था या फिर आपके लिए सिर्फ वन नाइट स्टैंड था? क्या था वो? कल रात जो हमारे बीच हुआ वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था? तो आपने मेरे लिए ये सब अपनी पहनी हुई साड़ी को छूते हुए क्यों किया ये सब? और अगर वो प्यार था तो अभी जो मेरे सामने है तो फिर वो क्या है? आकृति रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए अपने कदम आमांश की ओर जाने के लिए बढ़ा देती
है, फिर कुछ सोचकर वहां से मूड कर अपने उस कमरे में चली जाती है जो सेमिनार के तरफ से उसे अलॉट हुआ था। आकृति अपने बेड पर बेतहासा रोने लगती है। कुछ देर पहले जो कुछ याद कर आकृति मुस्कुरा रही थी, अब वही सब याद कर बेतहासा रो रही थी। आमाक्ष इन सब से अनजान अपनी ट्विन सिस्टर आश्रिता को आकृति के बारे में बता रहा था। हुआ यूं था कि जब आमाक्ष आश्रिता को ये बता रहा था, आमाक्ष ने कहा, आश्रिता तुझे पता है मैंने तेरे लिए तेरी भाभी ढूंढ लिया है। आश्रिता ने कहा, क्या सच में भाई? आश्रिता खुशी से उछलते हुए पूछती है। आमाक्ष ने कहा, हाँ सच में। आश्रिता ने कहा, तो मिलाओ ना मुझे और माँ पापा को। कब मिला रहे हो उनकी बहू से? आमाक्ष ने आकृति के बारे में सोचते हुए कहा, अभी वो सो रही है, जब उठती है तो उसे सीधे घर लेकर आ जाऊंगा। आश्रिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पर मैं तो अभी यही हूं, तो मुझे तो मिला दो मेरी होने वाली भाभी से। आमाक्ष ने कहा, नहीं, जब मैं उसे लेकर घर आऊंगा तब तुम भी मिलना। अभी नहीं। लेकिन भाई नहीं बोला ना तो नहीं आई है ट्यू भाई, आप ना बिल्कुल अच्छे वाले भाई नहीं हो जाओ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आश्रिता अपना इतना सा मुंह लेकर वहां से जाने लगती है। अच्छा सुन, तो चला मिला देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी कि कितने बड़े दिल वाले भाई की बहन हो। सच्ची? आश्रिता खुशी से मुड़ते हुए आमाक्ष से पूछती है। तो आमाक्ष हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला देता है। तो आश्रिता खुशी से आई लव यू भाई बोलते हुए आमाक्ष के गले आ मिलती है। तो आमाक्ष आश्रिता को अपने गले से लगाए आई लव यू टू मेरा बच्चा बोलता है। बस यही वो टाइम था जब आकृति आमाक्ष और आश्रिता को आई लव यू बोलते और एक दूसरे के गले मिलते हुए देख लेती है। और आकृति जिस एंगल में खड़ी आमाक्ष और आश्रिता को देखती है, वो दोनों का ही फेस क्लियरली देख पाती है। आकृति अपने कमरे से अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है, फिर अपना रूम की रिसेप्शन में जमा कर होटल से बाहर चली जाती है। आकृति ने होटल से निकलने से पहले अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और आमाक्ष के कमरे में जाकर वो कपड़े और ज्वेलरी पेपर बैग रख देती है और साथ में एक लेटर भी रख देती है। आमाक्ष आश्रिता को कमरे के बाहर लेकर आता है और कमरे के डोर पर नॉक करता है, तो कमरे का डोर अपने आप हल्का सा खुल जाता है। आमाक्ष आश्रिता को लेकर अंदर आता है तो देखता है कमरे में कोई नहीं है, तो वह बाथरूम में चेक करता है। आश्रिता जाकर बालकनी में देखती है, वहां भी कोई नहीं था। आश्रिता कमरे में वापस आकर बोली, भाई भाभी कहाँ है? तब आश्रिता की नजर बेड पर पड़े पेपर बैग पर जाती है। भाई इसमें क्या है? आश्रिता वो पेपर बैग उठाते हुए पूछती है। आमाक्ष ने कहा, वो तेरी भाभी के लिए कपड़े और कुछ ज्वेलरी है उसमें। आमाक्ष परेशान होते हुए बोलता है। और आकृति कहाँ जा सकती है ये सोचने लगता है। भाई इसमें एक लेटर भी है, शायद भाभी ने आपके लिए लिखा है। आश्रिता वो लेटर आमाक्ष की तरफ बढ़ा देती है। आमाक्ष जल्दी से आश्रिता के हाथ से वो लेटर लेता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, कल रात के लिए थैंक यू, मुझे लगा था कि आप मेरी पहली मोहब्बत बनोगे, पहली नजर का पहला प्यार, पर शायद आपके लिए मैं एक वन नाइट स्टैंड थी। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके और आपकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के बीच नहीं आऊंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, आप शायद उस पल को भूल जाएंगे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू। नीचे पर योर वन नाइट स्टैंड गर्ल लिखा था। आमाक्ष तुम मेरी वन नाइट स्टैंड नहीं, मेरी लाइफ बन गई हो। तुम मेरी किस गर्ल हो? आमाक्ष जो अब तक जाने कितने सपने देख चुका था अपनी किस गर्ल के साथ रहने की, इस लेटर को पढ़कर उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए थे। गर्लफ्रेंड या वाइफ, ये लड़की क्या बोल रही है? आमाक्ष बेड पर बैठकर अपने बाल नोचने लगता है। भाई हो सकता है भाभी को कोई गलतफहमी हुई हो, देखो ना भाभी ने लेटर में लिखा है आप उनका पहली नजर का प्यार हो। भाई वो भी आपसे प्यार करती है। आश्रिता आमाक्ष को संभालते हुए बोलती है, गलतफहमी? उसे एक बार तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? और उसने मेरे प्यार को वन नाइट स्टैंड का नाम दे दिया है। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लगे। तुम आमाक्ष सिसोदिया का प्यार हो और तुम्हें आमाक्ष सिसोदिया का ही बनना है। बोलकर आमाक्ष कमरे से निकलकर सीधा होटल के मैनेजर के पास जाता है और सीसी टीवी फुटेज दिखाने को बोलता है। आमाक्ष लंदन के मेयर का बेटा और एक नामी लॉयर है जिससे लंदन में सभी उसे जानते थे, इसलिए होटल का मैनेजर बिना कोई बहस किए उन्हें सीसीटीवी रूम में ले जाने को राजी हो जाता है। आश्रिता ने आमाक्ष से पूछा, भाई आप सीसीटीवी फुटेज क्यों देखना चाहते हो? आमाक्ष के पीछे चलते हुए आश्रिता उससे पूछती है। आमाक्ष ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसे ढूंढने के लिए उसकी कोई फोटो तो चाहिए होगी ना, इसलिए आमाक्ष सीसीटीवी रूम में एंटर करते हुए आश्रिता को अपनी बात समझाता है। हाँ वो तो चाहिए। आश्रिता भी आमाक्ष की बात पर हामी भरती है। आमाक्ष आश्रिता मैनेजर के साथ ऑपरेटर रूम में अंदर जाते हैं। मैनेजर वहां बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर को आमाक्ष जो बोल रहा था वो करने के लिए बोलता है। आज सुबह से अभी तक
की फुटेज दिखाओ। ऑपरेटर फुटेज दिखाता है आमांश के उसके कमरे से निकलने के बाद करीब 1 घंटे बाद रेड साड़ी पहने आकृति उस कमरे से बाहर निकलती है और इधर उधर देख कर आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर लॉबी में जाकर रुक जाती है। आमांश देखता है कि आकृति जहां आमांश और आश्रिता एक दूसरे से गले मिल रहे थे उस तरफ देखते हुए अपने आंसू पोंछते हुए अपने कदम आगे बढ़ाती है, फिर रुककर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर में वापस उसी कमरे में आती है, लेकिन इस बार उसके कपड़े चेंज थे और उसके हाथ में एक पेपर बैग भी था और आकृति लगातार रोए जा रही थी। आमांश ऑपरेटर को वही रोकने के लिए बोलता है और जिस जगह आकृति की फोटो क्लियर आ रही थी वो फोटो उसके फोन में सेंड करने को बोलता है और आश्रिता को वहां से लेकर चला जाता है। आकृति इंडिया पहुंच जाती है, एयरपोर्ट से बाहर आती है और टैक्सी लेकर सूर्यवंशी भवन आ जाती है और सीधा धानी के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो धानी को देखती है उसकी आंखें हैरानी से भर जाती है क्योंकि धानी बेड पर लेटी हुई थी और काफी कमजोर लग रही थी। आकृति धानी के पास जाती है और जल्दी से उसे गले लगाने के लिए जैसे उसे छूती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे धानी की बॉडी किसी आग की भट्टी की तरह जल रही है। आकृति ने फिक्र भरी आवाज में कहा, धानी मेरा बच्चा उठना, क्या हुआ तुझे? धानी धानी आकृति की आवाज सुन अपनी आंखें खोलती है और आकृति से लिपट कर रोने लगती है। धानी सिसकते हुए आकृति को इशारे से बताती है। धानी आकृति के हाथ को अपने सर और गर्दन से टच कर बताती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। फिर आकृति को जाता हुआ दिखाती है और खाने का निवाला बना अपने मुंह के पास लाकर नामे गर्दन हिलाने लगती है और आकृति के गले लग जोर जोर से रोने लगती है। दरअसल जब से आकृति लंदन गई थी उस दिन से कामिनी ने धानी को उतना ही खाना खाने के लिए दिया था जीतने में धानी जिंदा रह सके और उसके बीमार पड़ने पर भी उसका इलाज नहीं कराया था। आकृति को कामिनी पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर आकृति पहले डॉक्टर को कॉल कर सूर्यवंशी भवन आने के लिए बोलती है, फिर किचन से जाकर खाना लाकर धानी को खिलाती है। धानी आकृति को पकड़े सिसकती हुई खाना खाती है। डॉक्टर आकार धानी को देखते हैं। डॉक्टर, आपको पता भी है अगर इनका बुखार सर पर चढ़ जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी। फिर डॉक्टर धानी को इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ दवाई देकर चले जाते हैं। आकृति धानी को खाना खिलाकर दवा देकर सुला देती है, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम से निकलकर कामिनी के पास जाती है। आकृति कामिनी से बोली, आपने धानी के साथ ऐसा क्यों किया? तो कामिनी कुछ नहीं कहती, लेकिन आकृति के बार बार पूछने पर कि उसने धानी के साथ ऐसा क्यों किया तो कामिनी आकृति को बैट से बहुत मारती है और आकृति से बोलती है, तू उस गूंगी के लिए मुझसे बहस करेगी, अपनी माँ से बहस करेगी? कामिनी फिर आकृति का हाथ पकड़ घसीटते हुए उसे उसके कमरे में लेकर जाती है जहां धानी दवा के असर से सो रही थी, लेकिन कामिनी धानी को वैसे ही बैट से मरना शुरू कर देती है कि वो माँ बेटी में फुट डाल रही है, माँ बेटी को आपस में लड़वा रही है। आकृति कामिनी को धक्का देकर धानी को अपने गले से लगा लेती है, जिससे कामिनी जिस बेल्ट से धानी को मार रही थी वो अब आकृति को लग रही थी। आकृति को मारते मारते जब कामिनी थक जाती है तो वहां से चली जाती है। आकृति अपने मन में बोली, आप माँ हो ही नहीं सकती, मैं आपसे अपनी माँ होने का हक छीनती हूँ, अब से आप मेरे लिए सिर्फ नाम की माँ है। प्रेजेंट टाइम आकृति ये सब सोच रही थी। उसने अपना सर आमांश के कंधे पर रखा था। आमांश को फील होता है कि आकृति रो रही है तो वो उसका चेहरा थामता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उससे पूछता है, शादी के लिए मैं तुम्हारा हाथ किससे मांगूं? आकृति हैरान होकर आमांश को देखती रहती है। तभी उन्हें दो लोगों की आवाज एक साथ सुनाई देती है, हमसे